नमस्कार, मैं आर्यन मिश्रा द आर्यस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी विषय के वर्णमाला पर एक वीडियो आपको देने वाला हूं। ये वीडियो 3-4 पार्ट्स में आएंगी, जिसमें किसी पहले वीडियो में मैं स्वर को पढ़ाऊंगा, दूसरे में आपको व्यंजन को पढ़ाऊंगा। समय को वेस्ट किए बिना हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, वर्णमाला है क्या। पहले हम वर्णमाला को समझेंगे। वर्णमाला की अगर हम बात करें तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा वर्ण, और दूसरी है माला। वर्ण हिंदी भाषा में वह सबसे छोटी ध्वनि जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता हो, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता हो, उसे हम वर्ण कहते हैं। ऐसी ध्वनि मतलब हिंदी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहेंगे, जिसे हम तोड़ नहीं सकते। माला की बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे किसी धागे में मोतियों को अगर पिरो दिया जाए तो उसे हम मोतियों की माला कहते हैं। अगर उसी धागे में फूलों को पिरो दिया जाए तो फूलों की माला कहलाएगी। वैसे ही जहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों को एक रूप में लिख दिया जाए उसे हम वर्णमाला कहेंगे। ये तो हुई वर्णमाला की बात। अब देखते हैं कि इस वर्णमाला में कौन कौन से तत्व समाहित हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। पहले वीडियो में हम लोग स्वर पर चर्चा करेंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग व्यंजन पर चर्चा करेंगे। आज हम स्वर को देखते हैं कि स्वर क्या है। तो आइए परिभाषा इसकी देखते हैं। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण अबाध गति से किया जा सके, अर्थात जिसके उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई और जितने भी स्वर हैं जानते हैं आप। तो स्वर किन्हें कहेंगे? जिनका उच्चारण करने में सिर्फ उन्हीं की आवश्यकता पड़े, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न लेनी हो, वो स्वर कहलाएंगे। इसी का विपरीत व्यंजन होता है। व्यंजन क्या है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अबाध गति से नहीं किया जा सके, उसे हम व्यंजन कहेंगे। व्यंजन के उच्चारण करने में स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे हम क बोलते हैं तो ये क में दो चीजें मिली हैं, एक तो हमारा क है और प्लस अ है। इसमें अ की आवश्यकता पड़ रही है, इसके उच्चारण करने के लिए अ की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए इसे हम व्यंजन कहेंगे। आप लोग स्वर और व्यंजन के बीच का अंतर समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि स्वर कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं। चलिए देखिए, स्वर देखते हैं। स्वर जो होते हैं ये मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसे देखेंगे। एक जो पहला होता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जो दूसरा होता है उसे कहेंगे दीर्घ स्वर, और जो तीसरा होता है उसे हम कहेंगे प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने के लिए एक मात्रा काल की आवश्यकता पड़ती हो। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने के लिए एक मात्रा काल की आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। जैसे अ, ई, उ, ये जो स्वर हैं, री, इनके उच्चारण करने के लिए एक मात्रा काल की मतलब एक स्वर की आवश्यकता पड़ी हो, एक मात्रा काल की आवश्यकता पड़े, उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण करने के लिए 2 मात्रा काल की आवश्यकता पड़े। जैसे आ, ई और उ, ए, ये जो स्वर होते हैं इनके उच्चारण करने के लिए हमें दीर्घ 2 मात्रा काल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर सिर्फ एक है, खास तौर पे हिंदी में, जिसे हम ओम कहते हैं। और प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं? जिसका उच्चारण करने के लिए हमें 2 से अधिक मात्राओं की आवश्यकता पड़े, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर को समझ लिया। अब हिंदी भाषा में जो स्वर यूज होते हैं उनको हम समझते हैं। चलिए पहले तो मैं स्वरों को लिख देता हूँ, कौन कौन से स्वर हैं।
स्वरों को। जैसे देखिए स्वर कौन कौन से हैं, अ है, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अं, अः। किताबों में इतने स्वर दिए हुए होते हैं। अब हम इनको वर्गीकृत करेंगे कि कौन कौन से स्वर किस श्रेणी में आते हैं। अगर हम मूल ह्रस्व स्वर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम मूल ह्रस्व स्वर की बात करें, मतलब एक मात्रा काल के जो मूल स्वर हैं, तो आप देखते हैं अ है, ई है, उ है और री है। ये जो स्वर हैं इन्हें हम मूल ह्रस्व स्वर कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण करने के लिए एक मात्रा काल की आवश्यकता पड़ती है। अब हम मूल दीर्घ स्वर की बात करते हैं भाई, कि मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल दीर्घ स्वर के लिए देखा जाए, ये देखिए आ है, ई है, उ है, बस ये भी दीर्घ स्वर है। लेकिन ये स्वर जो होते हैं ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं आए हैं, दो स्वरों के मिलने के बाद बने हुए हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त स्वर कहेंगे। इन्हें हम मूल दीर्घ स्वर नहीं कह सकते। तो देखिए संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, इसी जगह देखते हैं। तो संयुक्त स्वर में देखिए ए है, है, उ है और औ है। ये जो चार हैं ये संयुक्त स्वर हैं। अच्छा, मूल ह्रस्व स्वर आपने समझा और ये चार हो गए। मूल दीर्घ स्वर आपने समझा, संयुक्त स्वर आपने समझा। एक और आता है कि कुल दीर्घ स्वर तक कितने हो गए, कुल दीर्घ स्वर कितने हो गए। आप यहाँ देख रहे होंगे कि कुछ मूल दीर्घ स्वर है, कुछ संयुक्त स्वर है जो कि दीर्घ है। इसीलिए अगर हम दोनों को देखें तो कुल दीर्घ स्वर कितने होंगे, हम देख सकते हैं कि आ होगा, ई होगी, उ होगा, ए होगा, ए, ओ और औ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 ऐसे स्वर हैं जो कुल दीर्घ स्वर हैं। प्रश्न पूछता है कि कुल दीर्घ स्वर कितने हैं, 7। संयुक्त स्वर कुल कितने हैं, 4। मूल दीर्घ स्वर कितने हैं, 3। मूल ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4। ये हो गए स्वर। स्वरों का ये एक वर्गीकरण हो गया। स्वरों का उच्चारण के हिसाब से भी एक दूसरा वर्गीकरण होता है, जिसमें हम समृद्ध, विवृत, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत, अग्रस्वर, पश्चस्वर, केंद्रीय स्वर, वर्तुल, अवर्तुल पढ़ते हैं। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसलिए उसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ उन्हीं को पढ़ाऊंगा कि जो हायर लेवल के एग्जाम्स हैं, इन केस अगर उसमें पूछता है तो आप उसको पढ़ लें। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आज जितने मैंने पढ़ाया उतने ही महत्वपूर्ण है। 2 चीज़ें यहाँ पे आप और देख रहे होंगे कि इनकी श्रेणी में लिखे जाते हैं। ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा जान ले। ये भी लोग इन्हीं के साथ रहने वाले हैं, इनके मित्र हैं, इसको समझते हैं। देखिए और अह, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके गुण दोष न स्वर में मिलते हैं न व्यंजन में मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप अह बोल रहे हैं, आप इसमें देखेंगे कि ये स्वर तो अ आ ही रहा है, लेकिन लास्ट में ह आ रहा है, अह। कंफ्यूजन इसमें बनी हुई है कि ये ना ढंग से व्यंजन है और ना ही ढंग से ये स्वर है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा गया। अयोगवाह कहा गया। अयोगवाह का अर्थ होता है कि जो जिनका योग कहीं पर न हो पाए उसे अयोगवाह कहेंगे। अयोगवाह जिनका योग कहीं न हो पाए, इनका योग न स्वरों में हो पाता है न व्यंजन में हो पाता है, इसलिए हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये आपके स्वर हो गए। एक प्रश्न और कभी कभार एग्जाम्स में पूछता है कि हिंदी भाषा में आगत स्वर कौन सा है। ठीक है, हिंदी भाषा या हिंदी वर्णमाला में आगत स्वर कौन सा है, कौन सा ऐसा स्वर है जो मूल रूप से तो हिंदी भाषा में नहीं था, बल्कि कुछ समय बाद भारतीयों की भाषा में हिंदी वर्णमाला में आ गया, तो वो है औ।
ठीक है, हम उच्चारण कर रहे हैं और इस अ को न समझिएगा, ये वाला है, देखिए चंद्रमा वाला अ है। जैसे डॉक्टर जब लिखते हैं हम लोग, तो डॉक्टर जब लिखा जाता है तो इसमें आप देखेंगे कि ऐसे लिखेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे डॉक्टर, लेकिन जब इसमें ये चंद्रमा लगा देंगे तो इसे हम पढ़ने लगते हैं डॉक्टर। तो जो अ का उच्चारण देने वाला ये जो चिन्ह है, इसे हम कहते हैं, ये आगत स्वर है। ठीक है, ये आगत स्वर है जो भारत में, भारतीय भाषा में, मतलब हिंदी में मूल रूप से तो नहीं था, लेकिन बाद में चलते चलते ही जब विदेशी भाषाएं आई तो उन्हीं के साथ आ गया। अब इस स्वर के रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगा है। एग्जाम के हिसाब से जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने बता दी। स्वर की मैक्सिमम चीज़ें इसमें हैं, और जो मैंने इसके पहले बताया था, जैसे आपको अग्रस्वर, पश्चर, वर्तुल, अवर्तुल, इसका वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगा क्योंकि ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जितने भी एग्जाम्स हैं साधारण, जैसे हम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और RO समीक्षा, उसमें जैसे भी जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं स्वरों से, आपको इन्हीं प्रश्नों में, इन्हीं पार्ट में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट मैं व्यंजन पर अपलोड करूंगा, उसकी तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।